तो हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 3 का स्क्रीन। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुनू उससे बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो तुम कि मेरे किसी गिल्ड मेंबर से आगे पूछ लो। और जुनू की हिम्मत देखने के बाद बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद बाकी ने बताने लगता है कि वो वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर हूँ और उसके काफ़ी सारे हंटर्स मारे गए हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर क्या हुआ। फिर जुनू बोलता है, अगर आप व्हाइट टाइगर गिल्ड के मालिक हो तो आपको मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि मैं आपके कुछ हंटर्स को बचा के ले आया। फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी बाकी ने बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। उसके बाद जुनू सॉन्गी को लेकर वहाँ पर ले जाता है, मतलब गाड़ी में बैठा के ले जाता है। फिर जो लड़की थी ना जो जुनू की टीम में आ जाती, तो बाकी लोग उससे पूछने लगता है आखिरकार वो किस टाइप का बंदा था। तो लड़की बताने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा था और सच बताऊँ तो उसने अकेले ही हम सबको बचाया है। और उन दोनों की बातें सुन के मिस्टर आहान वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं सर मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इतना पता है कि जुनू इतना ज़्यादा बेकार इंसान नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तभी बाकी ने बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आहान, तुमने अभी तक उसको अपनी टीम में क्यों नहीं लिया। तो इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो एस रिंग हंटर के सामने खड़ा था, फिर वो इतने चोर में था और उसको अब वो अपने आप को उसी टीम में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बाकी ने बोलता है तुम्हें जो मर्जी करना करो, लेकिन उसे अपनी टीम में लाओ। उसके बाद जुनू उसे उसके घर पे छोड़ने जा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो उस एल्फ किंग को उसने अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था क्योंकि वो उसको अपनी टीम में नहीं ले पाएगा। लेकिन उसको एक ड्रैगन मिल गया, कुछ चाकू टाइप का था, वो मिल गया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इस ड्रैगन की वजह से वो जो जिसको भी यूज़ करेगा उसका वेट कम कर देगा और इससे उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर जुनू जिना को उसके घर पे छोड़ दिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। और ये चीज़ देख के ना जुनू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले वो उससे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, अब एकदम से बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है। और रात के 4 बज रहे थे और जुनू सोचता है कि वो कल फिर से डेंजर में जाएगा रेड करने के लिए। और उसके बाद यूजिन आता है उसके घर पे काफ़ी खतरनाक सा आर्मर पहन के, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या तुम घर से पहन के आए हो। और फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा, लेकिन यूजी बोलता है कि सर आप मेरी हमेशा मदद कर दो तो आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ। फिर वो दोनों डेंजर के अंदर जा रहे होते हैं और तभी जिनवू सॉन्गी को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। और ये देख के यूजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि अब इसको तो उसका नाम भी पता है और मतलब इसके बाद कहीं फ़ोन नंबर भी है, कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं है। फिर वो दोनों सॉन्गी के घर के सामने पहुंचते हैं और यूजी बोलने लगता है सर क्या मैं आपको उसे मिस करके बुलाऊं। फिर जुनू बोलता है अरे तू पागल है क्या, वो मेरी बहन की दोस्त है, तो वो मेरी एक तरह से बहन ही हुई। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा रेडी हो रखी होती है और वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। और जुनू बोलता है तुम कल रात को ढंग से सोई कि नहीं। फिर बताती है कि नहीं मैं इतने अच्छे से नहीं सो पाई। और भाई ये बातें सुन के ना भाई यूजिन होता है ना उसी साथ में हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो सो रहा था आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कल रात को एकदम से मिले थे और ये रात को सो भी नहीं पाए और रात को क्या कर रहे थे ये। और भाई ये जुनू की बहन की फ्रेंड ही है ना भाई, या फिर कोई और है, या फिर कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है इनके बीच में, ऐसा वो सोचता है। और फिर वो बोलता है कि सर मिस्टर सॉन्गी ना अभी अंडर एज है। तो जुनू बोलता है भाई तू कहना क्या चाहता है। फिर भाई लिटरली भाई यूजिन जो होता है उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो बोलता है नहीं सर कुछ भी नहीं, और सर थोड़ा डिफरेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद वो उस बातों को बोलने की कोशिश करता है और फिर उसके अंदर हमको डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी और जुनू बड़े आराम से मज़े कर रहे होते हैं क्योंकि जो शैडो आर्मी थी ना वही सारा काम संभाल ले रही थी, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और यूजी ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिरकार ये सब है क्या, क्योंकि यूजी ने ना जुनू की शैडो आर्मी को पहली बार देखा था। और फिर जुनू बोलता है ये कुछ नहीं, ये मेरी बार नई स्किल है। ये सुन के यूजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि सर आपके पास ऐसी स्किल है कि आप उसको शैडो का इस्तेमाल कर सको और सबको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर जुनू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें कभी इसके बारे में आराम से बताऊँगा और तुम चिंता मत करो, ये शैडो सारा काम संभाल लेंगे। फिर यूजी बोलता है कि सर क्या मैं एक स्टोन उठा सकता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर जुनू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर यूजी को बताने लगता है कि मैं तो कभी फाइट में पार्ट नहीं लेता था, मैं सिर्फ स्टोन को कलेक्ट करता था, लेकिन अभी वो काम भी ये शैडो करेंगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं तो बहुत बेरोजगार हो गया हूँ। फिर जुनू काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है और बोलता है सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है
और ये मेरा इसके साथ लास्ट रेड है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसका यूजी ना फाइनली एक स्टोन तो कलेक्ट करता है और इसी के साथ जुनवू का जो डील होता है ये रेड करने का, तो वो कंप्लीट हो जाता है। उसका एक यूएसए का ए रैंक डेंजर दिखाया जाता है। उसके अंदर ना एक एडवेंचरर ना उस एक इंसान को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस इंसान ने अकेले उसके सारे साथियों को मार दिया होता है और ये सोच रहा होता है कि ये बंदा कोई बीस्ट है या फिर क्या है। और फिर वो सोचता है कि मुझे लगा ही था इस डेंजन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम जब से अंदर आए हमको वहाँ पर एक भी बीस्ट नज़र नहीं आया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे ऐसा बीस्ट देखने को मिलेगा। और भाई जो ऑरा उसके अंदर से निकल रहा है भाई ए रैंक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। फिर वो बंदा उस एडवेंचरर के पास जा रहा हो तो उस एडवेंचरर की वो पूरा ख़त्म सा हो जाता हो, वो बहुत घबरा जाता है। फिर वो बोल रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला और साथ ही तुम्हारे साथियों को भी कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझे अटैक किया इसलिए बस मैंने ऐसा किया और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तब से कहा जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं कोरियन हूँ और मुझे घर पे वापस आता है। और फाइनली जब जुनवू और यूजी पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके आखिरी रेड भी ख़त्म हो जाती है, फिर यूजी बोलता है आखिरकार तुम आगे क्या करने वाले हो। तो फिर वो बोलता है कि वो गिल्ड मास्टर बनने का एक रिटर्न एग्ज़ाम देगा और अपने फादर की भी सारी चीज़ों को सुलझाऊंगा। फिर जुनू बोलता है कि अब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं और इससे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करना है। उसका मेन टारगेट तो यही था और वो सोचता है अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर जुनवू अपनी चाबी देखता है वो डीमन वाली और कुछ सोचने लगता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। फिर जुनवू बोलता है तुम कुछ टाइम तक मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूँ। उसका योजी बोलता है कि वैसे मुझे पता है मैं आपके लिए एक सरदर्द थी तब, और जुनवू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदा था यार। फिर पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर यूजिन बताता है कि मैं और मेरे बड़े भाई के बीच में ना 10 साल का डिफरेंस है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खास पसंद भी नहीं करता, लेकिन सच बताऊँ तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और आपने मेरी बहुत मदद की है और आपने मेरी जान भी काफ़ी बार बचाई है और मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरी मदद की है और आप मेरे बड़े भाई से भी बढ़ के रहे हो। ये बात सुन के ना जुनवू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं अच्छा ठीक है तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकते हो तो और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कह दूँगा। ये बात सुनकर मैं लिटरली यूजी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है सर क्या मैं प्लीज़ आपसे एक बार गले मिल सकता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी सीन था एक तरीके से। और ये न्यूज़ ना काफ़ी तेज़ से फैलने लगा कि एक डेंजन के अंदर से लो रैंक हंटर जिंदा बच के आ गए और हाई रैंक हंटर मर गए। और ये बात सुन के बाकियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे पर बाकियों बताया जाता है कि ये बाई एक्सीडेंट हो गया और उस मैटर को वहीं पर क्लोज करवाने की कोशिश करता है। और इसके बाद हमको बाकियों दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है, काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और उसके बाद तभी किसी का कॉल आता है और वो अभी जापान में था इस टाइम पे और वो बताता है कि काफ़ी बड़ी खबर आई है। और वो बताता है कि कुछ दिनों पहले जापान से ना कि कोरिया हंटर एसोसिएशन पे कॉल किया और बाकी ने बोलता है कॉल करने का रीज़न क्या था। फिर वो बोलता है आप विश्वास नहीं करोगे टॉपिक था जोजो आइलैंड, और जोजो आइलैंड का नाम सुन के बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जोजो आइलैंड पर ना 4 साल पहले एक एस रैंक का डेंजन गेम खुला था और वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। 4 साल पहले ना इस डेंजन को ना क्लोज करने की कोशिश किया था लेकिन कोरियन गवर्नर ने काफ़ी गंदी तरीके से फेल हो गई और उनको गिव अप करना पड़ा था। और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एंड मॉन्स्टर थे और बाकी लोग और कुछ को और थे वो मरते मरते बच गए थे। और मिड गेम बताने लगता है कि वो गेट अब काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं कि वो अब एक कंट्री से मिलकर दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और एंड में से एक एंड की बॉडी हाल फिलहाल में जापान के एक आइलैंड में पाई गई है और उस एंड में से पंख एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। और ये सुन के बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें जुनवू का घर दिखाया जाता है, वो रेडी होकर कहीं जा रहा होता है तो उसकी बहन तभी बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम लड़की के पास जा रहे हो ना। फिर जुनवू बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी दोस्त के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ और शायद मुझे वापस आने में 1 हफ्ता लग सकता है। और उसके बाद वो वहीं उसी बिल्डिंग के आगे पहुँचता है और पिछली बार जब वो आया था तो उसका लेवल 20 था और अब शायद उसका 67 था। और जुनवू चाबी की वजह से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाने के बाद वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था फिलहाल। और तभी जुनवू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और वहाँ पे लिखा होता है कि जुनवू को 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने थे और इसके बाद जुनवू को भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड अच्छे मिलने वाले थे। और जुनवू को इतना समझ आता था कि इसके अंदर का रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो डेंजर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, मतलब कि मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। इसका जुनवू को एक और दरवाज़ा दिखाई देता है और जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक शहर टाइप का और पूरे शहर में आग लगी होती है। और वो सोच रहा था कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसी जगह मिलेगी। फिर जुनवू सोचने लगता है
कि मुझे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने हैं, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर होने वाले हैं। और जुनू बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर पाऊंगा। उसका लिटरली भाई उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं। और इसके बाद जुनवू भी ना वेट नहीं करता, वो सीधा बैटल करने लग जाता है। और इसके बाद जुनवू एक एक करके सारे मॉन्स्टर को हराने लगता है। और वो बोलता भी है लगता है मेरी मैंने उतनी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं गई है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया हूँ। उसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है, वो कि एकदम रेडी था, अपना लाइसेंस और अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी लेके गया होता है और अपने फादर के पास गया होता है। तो बोलता है फादर आपको पता है कि किसी अजनबी को बिल मास्टर बनाना काफ़ी ज़्यादा अजीब गलत बात है, मैं चाहता हूँ आप मुझे बना दें। उसके बाद यूजी का फादर एक बंदे से यूजी मिलाता है, उसका नाम वॉर होता है और वो साथ ही वो वाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर होता है। और फिर वो उसे रेड गेट के बारे में एक बताने लगते हैं और वो बंदा बताने लगता है कि वो रेड गेट के अंदर एक लड़की के साथ जुनवू भी इन्वॉल्व था। और ये सुन के ना यूजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी उसे जो लड़की का भी नाम पता चलता है जो कि सॉन्ग होता है। मतलब यूजी को तो पहले पता चला, लेकिन उसे अब पता चलता है। और उसे पता चलता है कि जुनवू के कारण हम सभी उस डेंजन से बाहर निकल पाए और तुम्हें आगे बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं अकेला नहीं हूँ जिसे जुनवू के सीक्रेट के बारे में पता है, मतलब किसी और लोगों को भी पता है। तभी हमें पता चलता है कि वाइट टाइगर गिल्ड ना जुनवू के बारे में थोड़ा सीक्रेट रखना चाहते थे और यूजिन के फादर ना उसकी चट्टी उतारते थे और बताता है तुमने जितने भी डेंजन के अंदर गए हो ना, तुम्हारे साथ सभी में जुनवू भी गया था और तुम्हारी कामयाबी के पीछे जुनवू का बहुत ही बड़ा हाथ है। और उसके फादर बोलते हैं शायद तुम मेरे पास गलत दिन आए हो। और यूजी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचता है अब उसका कुछ नहीं होने वाला और फिर से उसका भाई उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और तभी उससे बोलता है कोई अधिकार नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आप मुझे गिल्ड मास्टर बताऊँ। और उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ये सुन के यूजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसका डैड बोलता है मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा, लेकिन तुम वो जुनवू को हमारी टीम में लाना पड़ेगा। तब यूजिन बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं इसके ऊपर ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर हमें पता लगता है कि यूजिन का फादर ना और भी ऐसे हंटर से अप्रोच किया था। वैसे एक लड़की कोई एक और लड़का था, 2-3 लड़के और थे, सबसे उसने किया था। और जूजू आइलैंड को होने के बाद उसने हंटर की जॉब एक तरफ से क्यूट कर दी थी, वो ना के बराबर काम करता था। और यूजिन के फादर को ना अभी जोजो आइलैंड की अपडेट के बारे में भी पता था कि एंड मॉन्स्टर के पंख भी आने लगे थे। और उसके बाद हमें जुनवू का सीन दिखा जाता है जिसने अभी तक 10,000 में से सिर्फ 309 डीमंस को मारा था, मतलब अभी उसे काफ़ी ज़्यादा डीमंस को मारना था। तो जुनवू बता रहा होता है अभी तक उसने जितने भी मॉन्स्टर को मारा होता है वो अभी तक ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए थे, मतलब रियल वर्ल्ड के डेंजन के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं डेंजन के हिसाब से। और फिर जुनवू बोल रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, क्योंकि मैं जब बाकिनों से मिला था तो मुझे पता चल गया था कि मेरी पावर उसके बराबर होगी लगभग, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। उसके बाद जुनवू को सेकंड फ्लोर पे जाना होता है और वो आइस बियर के लीडर को बुलाता है और वो लिटरली भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद वो उसे उसका नाम टैंक दे देता है और फिर जुनवू उसके ऊपर बैठ के आगे निकलने लगता है और फिर कुछ मॉन्स्टर आगे निकलता है, उसको आसानी से ना टैंक ही मार देता है। फिर उसे एक सर्कल दिखाई देता है, उसी सर्कल की वजह से वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच सकता होता। और उसके बाद हमें एक हंटर ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, वहाँ किसी को कैदी बना के रखा होता है जो कि वो डेंजर के अंदर उस सोल्जर को मारा होता है। और उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि कोरियन हंटर अमेरिका में क्या कर रहा है, वो भी एक डेंजर के अंदर। वो बंदा कह रहा होता है कि वो बंदा वो 10 साल से वो डेंजर के अंदर फंसा होता है और अचानक से वो यहाँ पर आ जाता है और सभी को लगता होता है कि वो मैजिकल बीस्ट है और उसके अंदर इंसानों की यादें हैं और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, इसलिए वहाँ पर एक ऐसे हंटर को भी बुलाया जाता है। और वो हंटर कोरियन भी जानता था और तुमने उसे गैस कर लिया, वो डॉन सुकी होता है और डॉन सुकी जुनवू को नहीं मार पाता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद हमको जुनवू का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर 100 फ्लोर्स हो सकते हैं और सबका थीम एकदम अलग अलग है। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को मारने लगता है और इसी तरह वो करते करते उसने 27 फ्लोर को क्लियर कर दिया होता है। और इसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को और भी आसानी से मारता जा रहा होता है और उसकी पावर भी जो होती है ना वो बहुत सारी लेवल अप हो चुकी होती है। अब जुनवू ने ना कम से कम 2000 सोल्स को कलेक्ट कर रखा होता है और इसी के साथ करते करते वो 50वां फ्लोर भी क्लियर कर देता है और काफ़ी ईजिली और सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। लेकिन एक 50वां फ्लोर होता है ना, वो एक बॉस लेवल फ्लोर होता है और वहाँ पे काफ़ी तगड़े तगड़े मॉन्स्टर थे और उनका एक बॉस भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा था। तो इसी के साथ जुनवू अपने शैडो आर्मी को बुलाता है और जितने भी चेले वगैरह थे ना वो उनको मारने के लिए बोलता है और फिर वो अपने बॉस से लड़ने लगता है। और फिर इग्रिस और बाकी शोल्डर थे ना वो डीमंस को मारे जा रहे थे और बाकी सब की परफॉर्मेंस देख के ना जुनवू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इसके बाद हमको बॉस मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है
और वो जुनवू के शैडो सोल्जर्स के पास पहुंच चुका होता है। और सच में उसकी जो स्पीड थी ना भाई काफ़ी ज़्यादा थी, उनको पता भी नहीं चलता वो वहाँ कब पहुँच गया होता है। और जो बॉस मॉन्स्टर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो इग्रिस को भी काफ़ी अच्छे से हरा रहा होता है। उसके बाद जुनवू जो होता है वो उसे मारने के लिए जाने लगता है, और इसके बाद जुनवू जाता है और सीधा उसके बॉस मॉन्स्टर के पेट में काफ़ी तगड़ा वाला पंच मारता है, और वो इतना तगड़ा था कि वहाँ पे कुछ भूकंप टाइप का आ जाता है। और बस भाई इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। मैं जानता हूँ इतनी अच्छी डब नहीं की है मैंने, लेकिन फिर भी जहाँ तक ठीक ठाक ही होगी। तो अगर और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो थैंक यू, अगला एपिसोड में बहुत जल्द लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।